हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा का। इस चैप्टर से हम लोग 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इनसे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स का। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी चीज़ का चाहिए तो वहाँ उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स का अगर मॉडल सेट चाहिए हर एक चैप्टर वाइज का, तो वहाँ भी है। यूनिट 9 तक के यूनिट 9 करके दिया हुआ है लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। 3 सेशन था जिसमें पूरे चैप्टर का MCQs कराया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक अधिक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए सबसे अधिक उत्तम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है नाइक्रोम, ऑप्शन बी में टंगस्टन, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में है मैग्नीज, ऑप्शन डी में है मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी तांबा। तांबा जो है वह ऐसा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए अधिक उत्तम होता है, सबसे अधिक उत्तम होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग उस क्वेश्चन का नंबर और उसका आंसर कमेंट करके बताते जाइए। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी होते जाएगा, और जब एक सेशन लाया जाएगा पूरे बुक में जितने भी चैप्टर हैं उनका, तब वहाँ पे आप लोग को बहुत ही आसानी होगी लगाने के लिए, और एग्ज़ाम में भी बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते जाइएगा तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। हर एक सेशन आते रहता है, देखते जाइए और उसे प्रैक्टिस करते जाइए। इससे आपके अंदर जो होगा इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी भुजाओं की जो माप है वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इसकी समानांतर सतहों के बीच जो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक आयताकार का एक टुकड़ा है जिसकी भुजाओं की जो माप है 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद जो कहा गया है कि इसकी समानांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। 4:1, 3:1, 2:1 या फिर 6:1। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 4:1। ऑप्शन ए सही है, 4:1 होगा इसका अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम यानी 4 और न्यूनतम यानी 1, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध होगा 4:1। सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। अगर इनका आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, तब तक हम इनका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में टंगस्टन, ऑप्शन सी में लेड, टीन, मिश्र धातु, ऑप्शन डी में है नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए तांबा। फ्यूज जो तार होती है वह तांबा से निर्मित होती है, मतलब तांबा से उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सेलों का विद्युत वाहक बल, जो 2 सेल होते हैं उसका विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 2 सेल होती है उसका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 है, तथा आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये जो सेल है, इनको 2 जो सेल है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 2 सेल है और उसका जो विद्युत वाहक बल है E1 और E2 है। 2 से मतलब विद्युत वाहक बल दिया गया है और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह है R1 एवं R2। ये 2 दिया गया है, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका जो समतुल्य विद्युत वाहक होगा वह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, E2 + E1। ये होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तीन प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है। तीन प्रतिरोधक है जिसमें से जो प्रत्येक का प्रतिरोध है वो है R, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं। इसमें कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए, 3R, 2R/4, R/3 या फिर 2R/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2R/4। ये प्राप्त नहीं होगा, मतलब भिन्न भिन्न तरीकों से दिया गया है, लेकिन ये तीन तो है, जो 3R है और R/3 है और 2R/3 है, ये तो प्राप्त होंगे, लेकिन जो बी है 2R/4 ये प्राप्त नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। एक 10 ओम जो तार है उसकी लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब एक 10 ओम है तो 3 गुना हो जाएगा 30 ओम। तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा वह क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में है 10 ओम, सेकेंड में है 30 ओम, थर्ड में है 90 ओम और फोर्थ में है 100 ओम। तो एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 90 ओम होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है एक 220 यानी 220 वोल्ट और 1000 डब्ल्यू बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? एक जो है 220 वोल्ट का एक बल्ब है जो 1000 डब्ल्यू बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है, तो इसमें जो ऊर्जा खपत होगी वह क्या होगी? तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, 250 डब्ल्यू। इसमें जो खपत होगी वह होगी 250 डब्ल्यू, ऑप्शन सी राइट है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह है सिग्मा L = 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, एवं जो द्वितीय नियम है वह है एप्सिलॉन IR = एप्सिलॉन E। ये है इनका सेकेंड नियम। क्रमशः आधारित है किस पर? फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में है आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी में ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, थर्ड में है संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, ऑप्शन डी में है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दो इनका किरचॉफ का नियम दिया गया और ये किस पर आधारित है? तो ऑप्शन डी सही है। ये जो है वह है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम और सेकेंड नियम। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। ऑप्शन ए में अतिचालक, ऑप्शन बी में अर्धचालक, ऑप्शन सी में है विद्युत रोधी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह होगा अर्धचालक, ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करते जाइए। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चित्र में, यहाँ पे कुछ फिगर था तो छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक हीटर 100 डब्ल्यू और है यहाँ पे 200 मतलब 200 V वोल्ट है इनका। तो एक हीटर के तार के बीच से 2 टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी? 40 डब्ल्यू, मतलब 50 डब्ल्यू या फिर 25 या फिर 200 डब्ल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन
ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए 40W। ये जो होगा इनका शक्ति प्राप्त होगा वह होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे मीटर ब्रिज है और यहाँ पे जो दिखा रहा है एक्स, तो इसका मान पूछा गया है। यहाँ पे 9 ओम दिया गया है और ये इसकी जो सेंटीमीटर लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है। तो ब्रिज का एक्स का जो मान होगा वह होगा ऑप्शन ए 10 ओम होगा। एक्स का मान जो होगा वह 10 ओम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध है PQRS हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। हीट स्टोन ब्रिज में भुजा का प्रतिरोध है PQR और S, तो इसकी जो संतुलन स्थिति होगी वो पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी P/Q बराबर R/S। यहाँ पे हो जाएगा P/Q और बराबर में हो जाएगा R/S। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु का घनत्व D है, एक धातु का जो घनत्व है वो D है, तो एवं विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वह P है। इससे एक तार बनना है जिसकी लंबाई L है तथा प्रतिरोध R हो, तो धातु की कितना द्रव्यमान चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए PL2D/R। इतना ही द्रव्यमान चाहिए, PL2D/R, इतना द्रव्यमान की ज़रूरत है। सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया जाए तो जो संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो न्यूनतम प्राप्त होगा वह होगा ऑप्शन डी 1/3 ओम। ये न्यूनतम है, 1/3 ओम ये प्राप्त होगा अगर 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया जाए तो 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया जाए तो 1 का 3 है, अब बाई में 3 आ जाएगा, तो 1 का 3 तो 1/3 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चित्र में दिए गए ए एवं बी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इनके बीच जो समतुल प्रतिरोध होगा वह क्या होगा। तो इनके बीच जो समतुल प्रतिरोध होगा वह होगा ऑप्शन ए 1 होगा इनके बीच का समतुल प्रतिरोध। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, शून्य, 50,000 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए अनंत होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगी। आर के किस मान के लिए जो धारा आई है इसका महत्तम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी आर बराबर स्मॉल r/4। इस मान के लिए धारा आई का महत्तम होगा। तो ऑप्शन जो ये जो आर आ गया और इसका r/4 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श जो आर्मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 0 होता है आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। एक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वह R है। यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। आरंभिक कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन ए में है R, ऑप्शन बी में 2R, ऑप्शन सी में R/2, ऑप्शन डी में है 0। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 2R होगा इसका आरंभिक कुल प्रतिरोध। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। यह चर R प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल है EMF बराबर एप्सिलॉन। इसके आंकड़े लगा हुआ है। आरंभ के दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं।
चर प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है तो परिपथ में धारा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त कर जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ के बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया तुल्य प्रतिरोध, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, आर, क्योंकि हर जगह आर ही है और ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह होगा आर। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, परिपथ में x के निम्न में से किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी। परिपथ में जो x है उनके किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है धारा का वो शून्य होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 20 होगा, तो गैल्वेनोमीटर का धारा का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन एसआई मात्रक वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, K-1 ये होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ताप का मान 3 डिग्री सी से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, लगभग समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है, लगभग समान रहेगा यदि ताप का मान 3 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। तो स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं उनका प्राथमिक में तो पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 100 डब्ल्यू हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। जो 100 डब्ल्यू है, 100 वोल्ट नहीं बोल सकते, 100 डब्ल्यू हीटर के द्वारा जो उत्पन्न ताप होते हैं वो 2 मिनट में किसके बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 12 × 10⁻³ जूल के बराबर हो जाता है। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 डब्ल्यू हीटर 230 भी से चिहित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। 1000 जो डब्ल्यू हीटर है वो 230 वोल्ट से चिहित है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह होगा ऑप्शन डी, 52.9 ओम। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जो संबंध है वह धारा घनत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ए, I/A। ये है जो धारा घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए परिपथ में धारा है, यहाँ पे दिया गया है तो धारा का मान पूछ रहा है, तो दिए गए जो धारा होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2.0 एम्पियर। ये होगा परिपथ में दिए गए धारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है। एक रॉड का जो प्रतिरोध है 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3/16 ओम। इसका जो मान हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 32। हमारे पास 3 बल्ब है, 40, 60 और 100 वाट के 3 बल्ब हैं। इसमें सबसे कम प्रतिरोध किसका है। यहाँ पे 3 दिया गया है, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वोल्ट का 3 बल्ब दिया गया है। इसमें जो सबसे कम होगा वह होगा 100 वोल्ट। जो 100 वोल्ट का जो बल्ब है उसका सबसे कम प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 kW का
एक 4 kW का बॉयलर एक 4 kW का बॉयलर 2 घंटे प्रतिदिन उपभोग किया जाता है। 30 दिनों में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? 60 इकाई, 120, 240 या फिर 480। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 400। इस क्वेश्चन का जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी 240 इकाई इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक 836 डब्लू का हीटर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लेगा? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक हीटर है जो 860 डब्लू का हीटर है। 1 लीटर जो पानी गर्म होता है, 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 150 सेकेंड। 150 सेकेंड है। 150 सेकेंड लेगा ये पानी गर्म करने में 1 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक kWh किसके बराबर होता है? एक kWh किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा उसका ऑप्शन डी होगा 3.6 इंटू 10⁻6। 10⁻6 है, ऐसे लिखाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 kWh। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? आई होप इनका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। मालूम है तो कमेंट कीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? तो चलिए हम बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 50,000 ओम होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की जो धारा है वह एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो यदि तार का जो विभवांतर है वह 15 वोल्ट है, जो तार का विभवांतर है 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 37 का वह होगा ऑप्शन सी 1500 जूल होगा किया हुआ कार्य। ऑप्शन डी सी राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो इसका जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह होगी 2800 कैलोरी। ऑप्शन जो होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह होती है ऑप्शन सी V²/R। इसकी मतलब जो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वह होती है V²/R। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो जो एम्पियर घंटा है वह है आवेश का मात्रक। क्यू मतलब आवेश होता है, तो ये जो आवेश है उसका मात्रक है। ऑप्शन जो राइट होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है। परिपथ में दिखाई गई धारिता का आवेश क्या होगा? जो परिपथ में दिखाया गया है धारिता उसका मात्रक क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 18 माइक्रोकूलम। ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम है निम्न में से कौन सा? तो इसका जो पहला जो नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है, लेकिन जो दूसरा नियम है वह है ऊर्जा संरक्षण नियम। तो इन दोनों अगर पूछा जाए कि किरचॉफ का फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम किस पर आधारित है, तो वो है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो सेकेंड वाला ऊर्जा संरक्षण पर है। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 बराबर
10 वोल्ट है और E2 बराबर 6 वोल्ट है। दोनों सेल या फिर बैटरी का EMF है। R बराबर जो हो जाएगा 1, R1 बराबर हो जाएगा 2 ओम, R2 बराबर हो जाएगा 1 ओम। इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। CD के बीच का सेल का विभवांतर क्या होगा? यहाँ पे जो CD दिया गया है C और D, इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए 6 वोल्ट से अधिक। ऑप्शन ए राइट है, जो 6 वोल्ट है यहाँ पे उससे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन जो सेतु है उससे क्या कौन तुलना करता है? प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या फिर सभी का? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध का तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मोबिलिटी का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, एम्पियर इंटू मीटर बाई न्यूटन। एम्पियर इंटू डॉट भी दे सकते हैं, मीटर बाय जो न्यूटन होता है वो, तो ऐसे भी लिखा सकता है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत वाहक बल की विमा है। तो इसका जो विमा है वह है ऑप्शन डी, ML2T-3I-1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, चित्र अनुसार G से कोई धारा नहीं जा रही है तो E का मान क्या होगा? तो E का जो मान होगा वो होगा 7.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, दो सेलों को जिसमें विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा वह होगा ऑप्शन बी, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। ये एक फार्मूला है जिसका उपयोग किया जाता है फेज में, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया गया है, तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का शायद नहीं बताया गया इसका ये क्वेश्चन, तो चलिए हम बता दे रहे हैं। तो जिसका उपयोग किया जाता है वह है निक्रोम। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, शोषित विद्युत वाहक ऊर्जा जो होती है वह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से किसे मापा जाता है? तो उच्च ऊर्जा को हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दर्शाए गए नेटवर्क की सेल वाली शाखा में प्रवाहित धारा I है। तो जो दर्शाया गया है शाखा उसमें धारा जो I है वह है ऑप्शन ए 0.2 एम्पियर। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 53, चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, सेल से जाती धारा क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 5A होगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये इम्पोर्टेंट है, किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन बी, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है किलोवाट। ऑप्शन बी राइट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 के तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को मेगा ओम को एम ओम कहा जाता है, तो मेगा ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.005 ओम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे।
57 है, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1A की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो जो तार की संख्या है वह होगी 0.625 × 10⁻8 13 होगा। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि एक 60 W तथा एक 40 W का बल्ब जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो जो जोड़ दिया जाए तो 40 वोल्ट वाला बल्ब जो है वह ज़्यादा प्रकाशित होगा 60 वोल्ट वाले बल्ब से। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0A की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 0.7 ओम। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी धातु का ताप बढ़ाने का उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा? तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ता है। सॉरी, यहाँ पे का एक्स्ट्रा आ गया है, लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो जो किसी धातु का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, ओम बाई एम्पियर स्क्वायर। ये जो है वो शक्ति का इकाई सेल नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कौन शक्ति का इकाई है तो वाट, एम्पियर इंटू वोल्ट और एम्पियर इंटू ओम, ये 3 हैं जो शक्ति का इकाई है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम थे और आप लोगों ने इनको लगाने की कोशिश की है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद।